इस तरह से नाम से नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। सारंगी और जी इसमें तो क्या सारंगी और तबला ज्यादा यहाँ पर जाहिर। ज्यादा खरा पूरा, लेकिन रामपुर में ख्याल गायकी के ऊपर सबसे ज्यादा काम। देखिए ये पूरा इलाका जो है रोहितखंड का, और इसमें नवाब ऑफ रामपुर का इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि रामपुर जो था वो मरकज था तमाम कलाओं का। बड़े बड़े उस्ताद, मेरे नाना उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, उस्ताद अहमद जान फिरकवा खान साहब जो मुरादाबाद के, अहमद जान फिरकवा साहब, बिरजू महाराज साहब के मामा लक्ष्मण महाराज साहब, और यहाँ तक कि मिर्जा गालिब को भी रामपुर से जब दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हुआ और फाइनेंशियली उनको तकलीफ हुई, तो नवाब ऑफ रामपुर ने मिर्जा गालिब को भी सपोर्ट किया। ये तो कलामों का ये पूरा एरिया मरकज था, मतलब हिंदुस्तान के महानतम कलाकार इस, कुछ कलाकारों का और नाम पंडित भीमसेन भारत रत्न, कहा धारवाड़ा देखिए, और 12 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब को खोजते खोजते रामपुर आ गए, और सबसे पहले यहाँ पर उनकी शादी हुई। तो रामपुर का और मुरादाबाद के इसीलिए का इतना बड़ा महत्व है। आपने बताया था गजेटियर पे यहाँ पे काम किया, गजेटियर के बारे में नहीं, लेकिन उस गजेटियर के भीतर जब आप मुरादाबाद की साहित्यिक और सांस्कृतिक डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे, उसको उसके बारे में लिख रहे होंगे, संगीत को लेकर किस तरह की आपको ऐसी चीजें मिली जिसको देखकर आपको लगा हो इसके बारे में तो लोगों को पता होना ही चाहिए और हमको नहीं पता है, और ये इतनी समृद्ध विरासत है कि हम इसका बात ही नहीं करते। लोगों ने लता मंगेशकर का नाम तो सुना ही नहीं, लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं। अगर मैं पूछूं सबसे कि लता मंगेशकर किस गाने की थी, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और जिनको पता होगा वो जानते होंगे कि भिंडी घराना। अब मैं ये कहूँ कि भिंडी घराने की स्थापना किसने की? भिंडी घराना मुंबई में जन्मा, वो भिंडी बाजार घराना पहले था, पर भिंडी घराना के नाम से सारे लोग जाने। अच्छा, भिंडी बाजार में भिंडी नहीं बिकती, वो बिहाइंड द बाजार था। बिहाइंड द बाजार को धीरे धीरे लोगों ने भिंडी बाजार करना शुरू किया। हमारे बिजनौर के 3 उस्ताद थे, 3 उस्ताद यहाँ से गए, उन्होंने वहां पर भिंडी बाजार घराने की स्थापना की। वो पहले बिहाइंड द बाजार वो अपनी रियाज करते थे, वहां पे उन्होंने घराने की स्थापना की, और उसमें बाद में उसने चल के लता मंगेशकर जैसी गायिका को उस घराने ने खड़ी किया। अभी उस्ताद जी बात कर रहे थे, उस्ताद मुश्ताक हुसैन, मुश्ताक खान। आपको पता है 1952 में पहला राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले पहले गायक थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले गायक थे। यानी इस जगह के जो लोग थे, उन्होंने जिस माहौल में, और एक उन्होंने चर्चा की कि एक समय था, पता नहीं आप लोगों से कितने को समझ आया, कि नवाबी जब दौर था तो यहाँ पे संगीत घराने ज्यादा बने। नवाब अलवी अली खान थे रामपुर में, उनके टाइम में तानसेन घराना जो सबसे पुराने घरानों में से माना जाता है, उसको यहाँ पर उसके उस्ताद यहाँ आए थे, लोगों को सिखाते थे। एक सेनिया घराना था, सेनिया घराने के लोगों को भी नवाब अलवी अली खान भी लेके आए, और फिर बाद में उस रामपुर सेनिया घराना उससे जन्मा, और रामपुर सहसवाल घराना जन्मा, और इन दोनों घरानों के जन्मने की भी एक भी कई हिस्से है। और वो किससे कैसे कैसे निकले कि आपको पता है 1857 में गदर हुआ। जब गदर हुआ तो लड़ाई इधर भी हो रही थी, लड़ाई उधर भी हो रही थी। एक नवाब रामपुर थे जो दोनों की तरफ थे, यानी अंग्रेजों की तरफ भी थे, और उन्होंने गदर के सिपाहियों की भी हेल्प की। तो क्या था, जो रामपुर की नवाबी थी वो महफूज थी, हर तरीके से सुरक्षित। इस कारण से जितने भी यहाँ पर कलाकार थे उनको शरण मिली। उसी समय मिर्जा गालिब भी यहाँ आए थे, दाग दहलवी, बहुत सारे शायर भी यहाँ आए, और बहुत सारे लोग भी आए। और उसी समय की एक दास्तान है, रामपुर सेनिया घराना और रामपुर सहसवाल घराना आगे बढ़ा कैसे। अभी तक वो सेनिया घराना था, अभी तक तानसेन घराना था, लेकिन रामपुर सेनिया घराना और रामपुर सहसवाल घराना कैसे बना, तो उसके पीछे की कहानी जब आप रामपुर वालों से पूछेंगे, मैं
बताता हूँ आपको। रामपुर के जो लोग हैं उनको एक उनका वहाँ एक किस्सा फेमस है। वहाँ एक तूती का मकबरा है, तूती बेगम कहते हैं, तूती बेगम का मकबरा। तो उसके बारे में कहते हैं कि रात को वहां कोई जा नहीं सकता, अभी खंडहर है, रात को अगर कोई गया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। उसके पीछे की कहानी अगर आप पूछेंगे रामपुर वालों से तो वो कहेंगे कि तूती एक तवायफ थी और उस तवायफ को नवाब को तवायफ से मोहब्बत हो गई थी और फिर तवायफ ने बेवफाई की, नवाब ने उसको काट दिया और काट के यहीं पे मकबरे में दफना दिया और अब उसकी रूह घूमती है वहां पे। और इसलिए अगर कोई जाता है वहां पे तो उसको जिंदा नहीं कहा जाता था कुछ समय पहले तक, लोग दोपहर में भी नहीं जाते। अब उसकी कहानी की जब हमने गजेटियर तैयार करना शुरू किया तो संयोग से रामपुर में 2 ही मकबरे हैं, एक नवाब फैजुल्ला अली खान का मकबरा और एक तूती बेगम का मकबरा। मेरे दिमाग में बात यह है कि एक ही नवाब का मकबरा है और एक ही बेगम का मकबरा है। अब अगर तूती तवायफ हुई और तूती को नवाब ने मारा तो मकबरा क्यों बना? सिर्फ एक बेगम का मकबरा, किसी और नवाब का भी मकबरा नहीं। जब ये कहानी खोजनी शुरू की तो पता चला, और फिर रजा लाइब्रेरी की हमने मदद ली तो उसमें तूती का दीवान मिला। तूती के दीवान को जब पढ़ने लगा उसके बाद फिर पता चला कि कुछ और लोग हैं जो तूती को खोज रहे हैं। तो तूती बेगम के बारे में धीरे धीरे खोजते खोजते एक निकाहनामा मिला और पता चला कि सरदार नवाब तूती जान बेगम नवाब यूसुफ अली खान की तीसरी बेगम की बाकायदा निकाह हुआ था। अब जब ये मिला तो उसके बाद हमने तूती बेगम के बारे में और खोजना शुरू किया तो पता चला कि तूती तवायफ नहीं थी, तूती बेगम थी। और वो सिर्फ एक ही फर्क था कि बाकी बेगमें नवाब की महलों से आई थी, वो एक पढ़ी लिखी रियाजदार, संगीत और साहित्य की निपुण थी। और नवाब यूसुफ अली खान को ऐसे लोग बहुत पसंद थे, उन्होंने इसीलिए तूती बेगम से निकाह किया। और तूती बेगम जब आई रामपुर में तो वो सुबह सुबह रियाज किया करती थी, रियाज उनका कभी नहीं छूटता था। तो जब महल में रियाज होता था तो बाहर आवाज जाती थी। उस समय एक अखबार निकलता था रामपुर में, अखबार सनातीत का जो निकालने वाला था वो एक बार कभी गुजरा होगा तो उसको महलों से रियाज की आवाज सुनाई दी तो उसने लिख दिया कि नवाब की बेगम तवायफ है। उसमें बड़ा हिम्मत का काम हुआ, उसने लिख दिया नवाब की बेगम तवायफ है। अब रामपुर वालों को फैले ये तो तवायफ रखा। बीच में बेगम बीमार हुई और बेगम की मौत हो गई अचानक से। जब बेगम का देहांत हुआ तो नवाब यूसुफ अली खान बहुत दुखी हुए। जहां पे बेगम को दफनाया गया वहीं पे जाकर बैठा करते थे और फिर उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पे मकबरा होगा और बल्कि सलाह दी गई क्योंकि नवाब वहीं जाकर बैठे रहते थे तो इससे बढ़िया कि मकबरा रहता वहां बैठे रहते, तो वहां नवाब तूती जान बेगम का मकबरा। इसी कड़ी में जिस भिंडी बाजार की अभी आंचल जी बात कर रहे थे तो उसमें 3 नाम जिन्होंने कहा जिन्होंने वो घराने की स्थापना की थी, छज्जू खान साहब थे और नासिर खान साहब थे, नजीर खान साहब और खादिम हुसैन खान साहब थे। ये तीनों जाके मुंबई में बसे और एक बाजार के पीछे जाके उन्होंने अपना आवास बनाया, उसको बिहाइंड द बाजार कहा गया, बिहाइंड भिंडी हो गया, यानी उसका ब्रांड शब्द चला गया और उस तरीके से नाम हो गया। चूंकि हम मुरादाबाद में बैठे हैं, रामपुर सैंसवान घराने से आपका ताल्लुक है और इस समय के तमाम बड़े नामों में आप शुमार हैं और रामपुर की वजह से आप बंगाल का कार्यक्रम छोड़ के फटाफट से यहाँ पर आए कि नहीं मुरादाबाद की बात है, मेरे घर की बात है, बस यही मैं वो कार्यक्रम छोड़ सकता हूँ लेकिन ये नहीं। मैं एक बार इस चीज के लिए एक बार तालियां आप इसके लिए जरूर करना। कथाएं तो बहुत सारी हैं, अगर बहुत संक्षेप में या बहुत बेसिक लेवल में मुझे समझना हो क्या खासियत है रामपुर सहसवान घराने की जिससे मैं ये पहचान कर सकूं ये घराना रामपुर सहसवान घराना। कुछ कभी कभी क्या होता है कुछ पलटे होते हैं, कुछ मुक्तियां होती हैं, कुछ बंदिशें इस तरीके से होती हैं, सब पहचान जाते हैं कि नहीं ये बंदिश उस घराने की है। तो क्या खासियत है इस घराने? देखिए सबसे पहले घराने की गाय की खासियत जो है वो खुली आकार, क्योंकि माना यह जाता है जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि आकार में साकार है, मतलब गाय की तभी साकार होती है जब गले में खुलापन और प्रेम और आकार जब कहते हैं ये एक साइंटिफिक
तरीका था आवाज को खोलने का और सुर में चमक पैदा करने का। तो ये रामपुर सैसमान के आकार को मशहूर। दूसरी तान की स्पीड सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड चौक था। जैसे जैसे आपको एक पहले बंदिश सुनाता हूं। जी ये बंदिश थी कमिश्नर साहब, आपने तो खुद मैं बहुत मुतासिर हुआ आपकी पर्सनैलिटी से। कुछ राग हैं जिनको छाना, फटकारा, रिसर्च की जो शास्त्रों में थे, लेकिन इस्तेमाल में रामपुर सैसमान घराने में ही सबसे पहले लिखा है, जिसमें से एक राग है छाया राग। अब उसकी एक बंदिश है उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की, जो मैं आपको पेश करता हूं। झनन 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 बाजे बिछुआ। अब आप देखिए कि शुरू में की जो कंपोजिशन है उसमें लफ्जों को उजागर किया जाता है। और घरानों में मैं सभी घरानों की बहुत इज्जत करता हूँ कि हर घराना अपना अलग रंग लिए हुआ है। खुली बंदिश करना रामपुर सैसमान घराने की एक और खासियत है। बोलों को चबा के नहीं। आमूमन क्या होता है कि शास्त्रीय बंदिश जब सुनते हैं ख्याल की तो बोल समझ में नहीं आते, कितनी चबा के गवैये गाते हैं। लेकिन हमारे घराने में साफ बोल गाने की आदत डाली गई। झनन 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 नन बाजे बिछुआ बाजे पिया से मिलन को चली जात। अब पिया से मिलन को चली जात अपने मदरसों। अब अगर आप सुनो का ये जो पैटर्न है, जो उतार चढ़ाव है, तो बोलों को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाकई एक नार जो है लचकती हुई जा रही है। अब इसमें तान देखिए। पहले तो बंदिश कंप्लीट करूं, बहुत सुंदर बंदिश है। पूजा करन को निकसी घर सो, पूजा करन को निकसी घर सो, अलबेली नार चमक दिया ए नायत बार बार। झनन 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 बाजे बिछुआ। अब इस बंदिश की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंदिश की खासियत जो है आज संगीत के जगत में छाया नट को इनकम्प्लीट माना जाता है कि अगर ये बंदिश नहीं करें। और छाया नट के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा जाता शास्त्र में था, लेकिन छाया नट को दुनिया में पहचान पाने के लिए रामपुर घराने का बहुत बड़ा योगदान है। अब तान की बात करते हैं। एक संग दुबन तो ये चार स्टेज की चौथा बलदार था झूठ की तान। सुर में एक के बाद एक जंप करते हुए तो ये खासियत है। क्या ग्वालियर घराने से भी घनिष्ठता इस रामपुर सैसमान घराने की रही है? बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए कमिश्नर साहब आपने तो माशाल्लाह रिसर्च की। रामपुर नवाब ऑफ रामपुर के वहाँ एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब, जो तानसेन के वंशजों में से थे। तो उस्ताद इनायत हुसैन, अब देखिए रामपुर सैसमान घराना कैसे पड़ा। सैसमान एक छोटा सा कस्बा है बिकानेर के पास, वहां पर संगीतकार रहते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि बुंदेलखंड का इलाका, इसकी बहुत रिच हिस्ट्री रही है। तो रामपुर में उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके दो भाई महबूब खान साहब और अली हुसैन खान साहब,
ये तीनों जो गए वो रामपुर आते हैं। इनायत हुसैन खान साहब और ये तीनों भाई जो है बहादुर हुसैन खान साहब की शादी में, दो भाइयों ने बीनकारी सीखी, सुरबहार सीखा और बीन, जिसको बीड़ा कहते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, शायद आपको भी मालूम होगा कमिश्नर साहब, कि अलाउद्दीन खान साहब, पंडित रविशंकर साहब के उस्ताद, वो भी इनायत हुसैन खान साहब के भाई थे, महबूब खान साहब, उनकी शागिर्दों में से। इनायत हुसैन खान साहब ने ही बहादुर हुसैन खान साहब से तालीम ली, जिनका ताल्लुक ग्वालियर से था। तो इस तरह से ग्वालियर का एसेंस जो है रामपुर सैसवान में वो सिलसिला कायम होता है। एक और कायम होता है, बहुत मजेदार का किस्सा है, 2 मिनट रुको। ग्वालियर घराने के हदू हसू खान साहब बहुत बड़े अपने जमाने के उस्ताद होते थे। तो हदू खान साहब के बेटे से किसी ने पूछा कि भाई अभी तक आपकी बहन की शादी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी बहन की शादी उस गवैये से करूंगा जो मुझसे और मेरे वालिद से अच्छा गा पाए। अब इत्तेफाक ऐसा होता है कि उस जमाने में रियासतों में आपस में संगीत के महोत्सव होते थे उस जमाने में। तो किसी महोत्सव में उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब को हद्दू खान साहब के बेटे ने सुना गाना, और वो सुन के तो बिल्कुल बेचैन होता कि भाई ऐसा गाना मैंने नहीं सुना। तब उन्होंने अपने वालिद से जाकर कहा कि भाई अब्बा जान, आज मैं एक ऐसे गायक को सुनकर आया हूँ जो हम आप मुझसे और आपसे दोनों से, और मैं चाहता हूँ कि उसका नाम इनायत है और उससे शादी में करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हद्दू खान साहब की बेटी की इनायत हुसैन खान साहब की शादी हुई। तो ग्वालियर घराना 2 तरह से रामपुर सैसवान घराने में समझता है। एक तो बहादुर हुसैन खान साहब की तारीफ जो ग्वालियर घराने के सीनियर घराने के, और हद्दू खान साहब की बेटी की जब शादी हुई तो इनायत हुसैन खान साहब ने हद्दू खान साहब से भी तालीम ली। और ये कहा जाता है, अब पता नहीं लोग कथन है या सच्चाई है, कि हजारों बंदिशें उनको कटस्थ करवाई गई ग्वालियर घराने की और जहेज में दी गई। उस जमाने में जहेज का मतलब ये होता था कि अपनी कला आप दे रहे हैं बेटी और दबाव। तो इस तरह से ग्वालियर घराने से। बहुत शानदार। अंजन जी तो अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मकबरे वाली और दूसरी ये कि जिस तरह से रामपुर सहसवान घराना निकला, जिसमें मुश्ताक हुसैन खान साहब थे, चंद पुराना रही, उस्ताद राशिद खान साहब, कितना बड़ा नाम एक समय पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नाम रहा। खुद खान साहब यहाँ पर हैं। मुरादाबाद सोने से भी बनते क्यों रह गया कि इसमें केवल और केवल हम तबला और सारंगी, यही 2 चीजें जो हैं पॉपुलर हो पाई। गायन वोकल उस तरीके से यहाँ पर नहीं बना पाया, जबकि बगल के इलाकों में बना पड़ा। अगर और आपसे भी मैं ये सवाल करूँगा, आप दोनों इसके जवाब दें। एक्चुअली जो हमने जब हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो 57 का गदर था, गदर के बाद से एक सारा सा सेटल सा मामला होने लगा। उसके बाद एक ब्रिटिश दौर था, पूरा एक बड़ा ब्रिटिश दौर था, और उसमें रियासतें छोटी छोटी थी। तो लोग अलग अलग रियासतों में जहाँ जहाँ पे उनको जगह मिलती थी वो जाते थे। और धीरे धीरे जो यहाँ जो इन्होंने कहा कि एक मरकज बन गया था, जमावड़ा जो था, अब वो धीरे धीरे बाहर की तरफ गया। लोगों ने इसका वैल्यू पहचाना तो धीरे धीरे उस्तादों को बुलाना शुरू किया। तो कोई अच्छा, यहाँ पर भी चीज़ें उस तरीके से एक सैचुरेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो एक सिंपल सी बात है कि जो अमीर बिनाई इतने बड़े शायर थे, वो अपने आखिरी स्टेज पे चले गए हैदराबाद में चले गए, जबकि यहाँ पे थे नवाबरामपुर के पास बहुत सारे समय थे रियासत। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे गए। जो लोग गए पहले, जो अभी भी आप देखेंगे ना, हमारे लोगों में जैसे अभी उस्ताद जी हमारे बताएंगे, इन सारे लोगों को उस्ताद जी को क्यों सुनना चाहिए, ये जो गायन जो अभी बता रहे हैं ये क्यों सुनना चाहिए, ये सारे लोग जो अभी पॉप जैज बहुत सारी चीजें सुनते हैं, ये बात इनको क्यों सुननी चाहिए। तो क्या होता है, एक जो आम जो आदमी होता है ना, आम लोग होते हैं, उनको म्यूजिक अट्रैक्ट करता है, पर जो मेन होता है ना, अभी भी सिंगर जो गा रहा होता है ना, उसके ऊपर बड़ा जो ध्यान रहता है। ये संगीतकार के लिए नहीं है, पर ये जो ऑडियंस है उसके लिए गाने वाला कौन है, ये खास बात होती है कि गाने वाला कौन है। तो
तो गाने वाले की मांग आगे जाती है और अपने साथ साजिद लेके जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें धीरे धीरे वो उसमें फैली। और ये मैं उस्ताद से जानना चाहूंगा, एक और इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो यही बताएंगे, हमारे शास्त्रों में लिखी है या हमारे शास्त्रों से जो आया। मजेदार बात यह है कि रामपुर के नवाब ने एक पूरी संगीत पर किताबें लिखी जो अभी रजा लाइब्रेरी में है, उसमें हर एक बारीकियां सुर की भी लिखी हुई है। और जब घरानों की बात होती है और बात होती है कि उस्ताद फलां खां, उस्ताद फलां खां, उस्ताद फलां खां, सबको लगता है कि घराने तो मुस्लिमों के हैं। अच्छा, जब वो लेके आते हैं चीजें कि कौन सी, और उस्ताद बताएंगे कि कहां से लेके आए, तो जब उन्होंने बात की ना कि शास्त्रों की, ये आपकी अपनी सरजमी की इसी जगह की है, यहां से निकली है। और जब कोई उस्ताद स्टेज पे चढ़ता है ना, तो ऐसे करके चढ़ता है। ये यही की परंपरा है। ये मैं इसी कल्चर की बात कर रहा हूँ, इसी कल्चर से निकला है। ये बेहतर बताएंगे उस चीज को कि लोग क्यों कनेक्ट करें उससे, क्योंकि ये जो संगीत है वो हिंदू मुसलमान नहीं है। संगीत कहाँ से आया और कहाँ से लेके एक आरोह में चल रहा है। बस मुझे लगता है कि अंतर इतना है कि जो इसकी साधना कर रहा है उसके पास टिक रहा है, जो साधना नहीं कर रहा है उसके पास नहीं टिक रहा है। और एक और भी चीज है कि समझ की बात है। कोई भी बड़ा सा इसमें कुछ माइक में कारीगरी की जाती है, इको वगैरह दिया जाता है, और अब तो ऑटो ट्यून आ गया, ऑटो ट्यून में कोई भी गा के अपने आप को सैचुरेट कर दे रहा है। बट एक्चुअली वो आर्ट तो है नहीं, वो कला तो है नहीं, और नहीं लंबे दिन तक टिकने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जो टिक रही है, जो अभी गा रहे हैं, वो आज भी लोग सुनते हैं और घूम घास के आप देखेंगे फिल्मों से वो चीज आ रही है। तो मैं उस्ताद से ज्यादा जानना चाहूंगा इसके बारे में। क्या इसका कारण ये रहा कि रामपुर की रियासतों ने अधिक प्रश्रय दिया संगीतकारों को बनस्पत बाकी जगहों की रियासतों में? क्या इसका ये कारण ये रहा? बहुत बड़ा कारण। मैं आपको बताऊं कि उस्ताद मुश्ताक हुसैन नसाब को नवाब ऑफ रामपुर ने 2 हवेलियां दी हुई थी रहने की। और ये कहा गया हुआ था कि आपको तनख्वाह मैं दूंगा, लेकिन शागिर्दों से आप पैसे नहीं लीजिएगा। इसलिए कमाल की बात है कि सारी बात फकीरी में थी। जो तनख्वाह आती थी नवाब ऑफ रामपुर से, बच्चों को आज के दौर में, क्योंकि अब प्रोफेशन है हमारा, तो हमें फीस लेते हैं। उस दौर में आप अगर शागिर्द कर रहे हैं तो शागिर्द की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े बनाना, उसकी हर चीज देखभाल उस्ताद के ऊपर आ जाती है। और नवाब ऑफ रामपुर ने और तमाम रियासतों में उनको ये फैसिलिटीज दी थी, लेकिन नवाब ऑफ रामपुर ने बहुत संजो के रखा था। उनको बड़ा घमंड था कि मेरे लोग हैं, और वो बड़े घमंड से चलते थे। जब दूसरी रियासत के साथ कंपैरिजन होता था तो अलग ही शान से चली जाती थी। उनके कलाकारों का अलग ही उनका एक अलग शान होती थी। मुरादाबाद के जो संगीतकार गए भिंडी बाजार घराना, जिन्होंने बंबई में जाके वो एस्टेब्लिश किया, उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा नाम था उस्ताद अमान अली खान साहब, जो छज्जू खान नजीर खान साहब, और उनका भी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ रामपुर से असलम घराने की, क्योंकि अमान अली खान साहब के वालिद भी इनायत हुसैन खान साहब के शागिर्द थे। उधर अमीर खान साहब इंदौर घराने के इतने महान कलाकार, उनका भी इनायत हुसैन खान साहब, शहमीर खान साहब जो अमीर खान साहब के वालिद थे, वो भी इनायत हुसैन खान साहब के शागिर्द। और अमान अली खान साहब का जो भिंडी बाजार घराना, जो जिसका ताल्लुक मुरादाबाद से है, इतना बड़ा है कि एक तो लता मंगेशकर के उस्ताद थे, और उनका कर्नाटक में भी बहुत नाम था, और कर्नाटक से एक राग को हिंदुस्तानी संगीत में लेकर आए। देखिए 2 धाराएं हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन को हिंदुस्तानी संगीत बोलेंगे और साउथ इंडियन को कर्नाटक संगीत। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत राग था हंसध्वनि, जो नॉर्थ में नहीं गाया जाता। अमान अली खान साहब भी उसको नॉर्थ में लेकर आए हंसध्वनि, और उन्होंने ही बंदिश बनाई। ऐसे चलेगा नहीं, अब नाम लिया है तो कुछ जान। अच्छा ठीक है। सारे गा पानी सारे गा रे नी पा गा रे नी पानी सारे गा पा रे नी सा लागी लगन पति सती संग लागी लगन पति सती संग लागी लगन
पति सती सन परमा सुख अति आनंदन परमा सुख अति आनंदन लागी लधन पति सती सन लागी लधन। क्या बात है, एक बार तालियां खान साहब के लिए। खान साहब अभी रहते बम्बई में है, लेकिन कहलाएंगे वो रामपुर सहसवान घराने के ही। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शिष्य और उनकी पुत्री भले ही न्यूयॉर्क में चली जाए या फिर उनको ग्रैमी अवार्ड मिल जाए, लेकिन वो कहलाएंगे मैहर घराने के ही। और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको अपने रूट से जोड़े रखे, अपने जड़ों से रोके रखे। और उससे ज्यादा आप संगीत को साधते हैं तो केवल संगीत नहीं साध रहे हैं, आप एक पूरी परंपरा और साहित्य को भी साध रहे हैं। जिस बंदिशों की उन्होंने बात की, वो बंदिश कोई ना कोई लिख ही रहा है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े गायक जब भजन गाते हैं वो कबीर के रचे हुए हैं, वो मीरा के रचे हुए हैं। तो आप एक तरीके से अपनी पूरी विरासत को पलट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ये आपकी धरोहर है। समय बहुत कम है, अंतिम बातचीत आपसे करूंगा। कितना मुरादाबाद या रामपुर की तरफ आना जाना आपका एक तो रहता है, पहली बात, और दूसरा इस कार्यक्रम का अंत आप किसी बंदिश के साथ ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, पहली बात तो ये है कि इस ज़मीन से, इस जगह से बेहद जुड़ाव है। साल में 2-3 मरतबा ज़रूर आता हूँ मैं, क्योंकि उसकी वजह है कि कार्यक्रम के भी सिलसिले में और सहसवान जो हमारी पुश्तैनी जगह है जहाँ से पूरा घराना जन्मता है, वहाँ पर बाकायदा साल में एक बार मुहर्रम में जाकर हम वहाँ पर करते हैं। तो आखिर में एक बंदिश सुना देता हूँ। एक बात चुप हुई, वो बहुत छोटी सी बातचीत, वो आप बहुत शॉर्ट में सुनी बातें। मुश्ताक हुसैन खान साहब को बहुत प्रिय राग खमाज भी था, बिल्कुल, और खमाज रामपुर सहसवान की भी पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतर हो खमाज में ही आपको सुना। बिल्कुल, बिल्कुल। सा गामा पदनी सनी सा दानी पद सा सा नि दा मा गा सा गा मा नि दा पा धा मा गा सा गा मा नि दा पा धा मा गा सा। मुश्ताक हुसैन खान साहब की बंदिश पेश करता हूँ। तुमरो ध्यान मोहे जावत नाई, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाई, घरी पल चैन कल आवत नाई, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाई। मुश्ताक हुसैन के बल बल जाऊं, मुश्ताक हुसैन के बल बल जाऊं, करबल मोहे बुलावत नाही, तुमरो ध्यान मोहे जावत नाही। और देखिए नाना मियाँ की बात, एक बंदिश जो मेरी खमाज की है, कमिश्नर साहब आपकी नजर कर रहा हूँ। काहे लगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, काहे लगरवा छेड़ करत। अब जब यहाँ पे लगरवा का जिक्र आता है तो वो इमेजिनेशन है भगवान कृष्ण। काहे लगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं, पूरी कलाई नाम रोड़ो पिया तो है मैं समझाऊं, काहे लगरवा छेड़ करत पनिया भरन जाऊं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
दाहिनी तरफ वो व्यक्ति हैं जिन्हें अपने परिचय के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा ही पर्याप्त है। आशुतोष राणा। एक बार अपने मन में ये नाम दोहरा कर देखिए, कितना गूंजता है, कितनी अंतर्ध्वनियां हैं। मेरे लिए तो और भी, मैं आशुतोष की नगरी काशी से आया हूँ। वैसा ही महादेव जैसा अवढरदानी व्यक्तित्व जो इसी समाज के, इसी साहित्य और संस्कृति से, इसी सभ्यता के पारा पारा तत्वों को गूंथ कर, मोतियों को गूंथ कर जैसे माला बनाई जाती है वैसे निर्मित हुआ है। आशुतोष जी अनिकेत हैं। मध्य प्रदेश के गहरवाड़ा में उनका जन्म हुआ। और मैं ये तथ्य बताऊं वो थोड़ा मन ही मन मुझे तनिक कम कोसिएगा। मैं आपके और आशुतोष जी के बीच में नहीं आऊंगा। मध्य प्रदेश के गहरवाड़ा में जन्म, बचपन गुजरात में, और डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में जिनका यौवन और अध्ययन काल बीता, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, और फिर वही कश्मकश मुंबई जाके अपनी अस्थि, अपनी पहचान, अपना संभवन अर्जित करने का वो कठोर आत्मसंघर्ष, जिस मोर्चे पर आप निरस्त हो गए। आप किसके पुत्र हैं, किसके पति हैं, किस सभ्यता के नागरिक हैं, क्या पढ़ के आए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इतना उम्दा प्रशिक्षण संस्थान, लेकिन आप अकेले हैं, निहत्थे हैं। आपके पास कोई औजार नहीं। तब कोई चीज होती है जहां से शुरू करके फिनिक्स की तरह कोई व्यक्ति रात से फिर से खड़ा हो उठता, एक नया व्यक्ति बनकर। वो नया व्यक्ति हमारे आपके लिए अत्यंत सुपरिचित है। आशुतोष जी की जो लोकप्रिय छवि है, एक बहुत कुशल अभिनेता थी, उसके साथ साथ उनकी एक और पहचान है कि वो भाषा के बहुत चतुर, बहुत सुजान शिल्पी हैं। और हमारी हिंदी उनके चेहरे पर, उनके सृजनशील व्यक्तित्व पर, उनकी वाणी के माध्यम से बहुत गरिमा और सम्मान और अंततः स्नेह में सब कुछ अनुस्यूत है, हासिल करती है। भाषा का ये संस्कार, संस्कृत को लेकर के ये उत्साह आपको कहां से मिला? एक ऐसा योग मेरे जीवन में आया कि मेरे माता पिता ने मेरा ध्यान इस तरफ रखा। पिताजी को कहानी सुनाने की कला थी और माताजी को कहानी लिखने की कला थी। हालांकि वो पेशेवर लेखक नहीं थे, लेकिन ये हर बच्चे के पिता कहानी सुनाने में माहिर होते हैं और माँ कहानी लिखने में माहिर होती है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे एक शिक्षा दी। उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया जीवन में। जब हम बड़े होने लगे, हम लोगों को मंच के ऊपर भेजा जाने लगा 4, 4.5, 5 साल की उम्र से। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो 7, 8 साल के हो जाते हैं, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, मंच के ऊपर सामना करने की क्षमता बढ़ने लगती है। उनका एक परम मानना था माता पिता का कि जैसे आईने में, दर्पण में आपको बाहर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और बाहर अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और अगर आपकी टाई तिरछी है तो आईने के सामने खड़े होकर आप अपनी टाई सुधार लेते हैं। अगर आपके बाल बिखरे हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों की कंघी कर लेते हैं। ये तो बाहर के बिंब की बात हो गई।
लेकिन अगर तुम्हें अपने अंदर के बिंब को जानना है तो तुम्हारे पास कौन सा आईना होगा, कौन सा दर्पण होगा जो तुम्हें तुम्हारी प्रतिछाया से तुम्हारी मुलाकात करा देगा, परिचय करवा देगा। तो बोले कि समाज एक ऐसा प्रतिबिंब होता है, एक ऐसा दर्पण होता है कि यदि तुम मंच के ऊपर जाके खड़े हो जाओ तो समाज से मिलने वाली प्रतिध्वनि तुमको अपनी ध्वनि से तुम्हारा परिचय करवाती है, और अगर तुमको उसमें रस मिलने लगे तो फिर उस कार्य की दिशा में बढ़ना और उस कार्य को अपना व्यवसाय बनाना जो तुम्हारे आनंददायक है। तो जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, माने बोले बेटा यदि तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और यदि तुम भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करोगे तो भाषा तुमको अपनी गरिमा प्रदान करेगी। और ये हमारे साथ तो मैं देखता हूँ तो परम सत्य है। बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि देखिए शेर दहाड़ता है, हाथी चिल्लाता है, कुत्ता भौंकता है। अगर शेर अचानक कुत्ते के जैसे भौंकने लगे तो क्या हम उसे शेर की संज्ञा देंगे? हम ये कहेंगे कि ये शेर की खाल में, तो पहचानेंगे हम उसको कैसे? उसकी ध्वनि से, उसके कंठ से। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का आपके पास कोई साधन हो, लकड़ी से को ठोकने पर अलग ध्वनि निकलती है और लोहे को ठोकने पर अलग ध्वनि निकलती है, तो किससे हमें धातु का पता किससे चलता है? हमें धातु का पता उस धातु से निकलने वाली ध्वनि से चलता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमारा कंठ भी हमारी पहचान होता है, हमारा परिचय होता है। तो मैंने इस बात को गांठ बांध दिया और मुझे लगा कि अगर आपको अपना, और देखिए जरा, तो अगर मान लीजिए अगर हम किसी से अपशब्द बोलते हैं तो क्या कोई व्यक्ति जो हमसे अपशब्द बोल रहा है उस व्यक्ति के बारे में हमारी छवि अच्छी बनती है? भले ही वो व्यक्ति शास्त्रों का परम ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उसकी भाषा में शिष्टता नहीं है, यदि उसकी भाषा में शालीनता नहीं है, यदि उसकी भाषा प्रांजल नहीं है, यदि उसकी भाषा वैसी वाली नहीं है जैसा सुन के आपके हृदय में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का उत्साह पैदा कर सके, तो आप उस व्यक्ति को कभी भी शिष्ट व्यक्ति की गरिमा से आप संपन्न नहीं करेंगे। उसे यही मानेंगे कि भैया को क्या है कि भैया ने इतने शास्त्र पढ़ दिए तो भैया को रिएक्शन हो गया। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अंग्रेजी का स्कूल है, ड्रामा का विश्व लेकिन अंग्रेजी का, और उसमें अलग अलग भाषाओं के छात्र छात्राएं इकट्ठा होते हैं। आपका जो सर्किल है, आपका जो संसार है, वो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी लोगों का संसार है। आपने अपने बिल्कुल यौवन में या आज तक अपनी इस भाषा की वजह से कभी ऑड मैन आउट होने का अनुभव किया है? मैं देखता हूँ कि जोड़ दूं मैं कि हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है एक लेयर पर, एक स्तर पर, जिसमें भाषा के संस्कृत निष्ठ प्रयोग को आदर के साथ नहीं कौतुक के साथ देखा जाता है। तो क्या आपको कौतुक से देखा गया है? देखिए, आप मेरे सम्मान के कारण कौतुक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा तो आप ये कहना चाहिए कि संस्कृत शब्दों को यहाँ पे कौतुक की अपेक्षा इस हिसाब से भी देखा जाता है कि आ गए पंडित जी, है ना? क्या यार अब ये वो भाषा बोलेंगे जो हमारे ऊपर से निकलेगी। लेकिन मेरा अखंड इस बात में विश्वास है योगेश, मेरे सपनों की भाषा हिंदी है। मेरे अपनों की भाषा हिंदी है, मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, और मेरे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी मेरी आवश्यकता भी है, आदत भी है, संस्कार भी है और संस्कृति भी है। तो इसे तो परिष्कृत होना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं इस चीज का ये मेरा अनुभव जन्य सत्य है कि राजत्व भाषा में नहीं कंठ में होता है।
तो अगर कंठ के अंदर दीनता है तो आप विश्वास कीजिए, आप भले ही 10-50 हजार गांव की मालगुजारी क्यों न रखे हो, आप दीन ही नजर आएंगे। और अगर कंठ के अंदर आपके राजत्व है तो आप सड़क के किनारे कटोरा लेके खड़े होने के बाद भी आप भिखारी नहीं, एक फकीर नजर आएंगे, जिसके सामने बड़े बड़े राजे महाराजे हाथ फैलाकर कुछ प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं अपनी इस बात में मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि राजत्व कभी भी भाषा में नहीं रहा, कंठ में होता है। तो अपनी भाषा को लेकर दीनता या अपनी भाषा को लेकर हीनता हमें तब मुझे चिंतित होना चाहिए जब मैं मेरी ही भाषा बड़े परिष्कृत और सुसंस्कृत तरीके से ना बोल सकूं। अगर मैं उस भाषा को खंडित करने लगूं तब मुझे विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, जो अपनी राजभाषा को ठीक से नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतने के प्रयास में पता नहीं क्या कह रहा है। मेरे लिए तब चिंता का विषय है कि मुझे आज तक, क्योंकि दीनता और हीनता और प्रवीणता ये बिना बोले पहुंचती है, आपको बोलना नहीं पड़ता। हम और आप यहाँ पे सारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अगर दीन होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं दीन हूँ, आप समझ जाते हैं कि दीनता से ग्रसित है। कोई व्यक्ति अगर हीन होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि सर मैं हीन हूँ, वो हीनता से ग्रसित है, आप तुरंत पहचान जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर प्रवीण होगा तो उसको बोलना नहीं पड़ता है, आप तुरंत पहचान जाते हैं कि प्रवीणता से पूरा व्यक्ति परिष्कृत है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए भाषा जो होती है, भाषा संवाद का विषय है। भाषा मेरे लिए कभी भी विवाद का विषय नहीं है। भाषा के माध्यम से आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन भाषा के ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना होता है। तो मैं जो इस चीज का बहुत ही बड़ा पक्षधर हूँ योगेश, इस वजह से मुझे हीनता, दीनता या कौतुक या कोलाहल, हाँ मुझे लेकिन ऐसे लोग जरूर मिले हैं कि जिन्होंने ये कहा कि आपसे मिलने के पहले हम भाषा में हमारे अशुद्धि थी और आपसे मिलने के बाद हमारे अंदर वो लौ जगी है जो भाषा में शुद्ध है। आपको हमें लगता है कि आप गद्य में बात करते हैं, लेकिन आपको सुनकर लगता है कि आपके जो शब्द होते हैं उनके अंदर इतनी लयबद्धता होती है कि वो गद्य होते हुए भी हमें पद्य दिखाई देते हैं। तो काश हम आपकी जैसी भाषा या आपके जैसे विचार आपने कहाँ से सीखे, आप हमें किताबों का नाम बताइए। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज मुझे इस बात की गर्वानुभूति होती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज से 10 वर्ष पहले पता लगा कि लिख नहीं पाते थे, लेकिन आज उनकी किताबें जब छपती हैं तो उसका श्रेय वो मुझे फोन पर देते हैं। क्या ये निवेदन आपसे किया जा सकता है कौन सा? कि वो पंक्तियां जिनका गद्य में अन्वय आपने किया है तो सुना दो। हमें वैसे भी 1 मिनट 42 सेकंड बचे जी, ओवर टाइम हो सकता है सर, 1 मिनट आंजनेय सर, अंदर सर, अनुमति क्योंकि है। लेकिन देखिए अब अगर आपने ये कविता कही है तो ये कविता मैं बैठ के नहीं सुना सकता, जी बिल्कुल, खड़े होकर ही सुनाऊंगा। दूसरी बात, हम मुरादाबाद में मतलब भेंट भारत, और भारत की परंपरा होती है कि एक बार जिस स्थान से खड़े हो जाओ दोबारा उस स्थान पर बैठना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये मैं खड़े होकर सुनाऊंगा तो अब दोबारा नहीं बैठूंगा, तो यहाँ से रुखसती लेनी पड़ेगी। खड़े हो जाते हैं। चलिए, तो ये बड़ी अद्भुत रचना है। अभी राजन जी गए, डीएम साहब सफल हो गए, बैठे हुए हैं सर। हाँ अच्छा, ये चश्मा अदा का नहीं है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ये लाल चश्मा लगाते हैं, काला लगाते हैं। मेरी दूर की निगाह है, कमजोर है। अगर जैसे ये हो जाए तो मुझे आप विश्वास करिए सिर्फ यहाँ पे एक अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। तो ये टिंटेड ग्लास लगा के कुछ मुझे नजर भी आ जाता है और साथ में अदा भी बनी रहती है। सोने में सुगंध है। और ये टिंटेड इसलिए है कि ये धूप में भी काम कर लेता है और अंधेरे में भी वो लोगों को ये नहीं लगता कि भैया चश्मा पहन के आते हैं, काला चश्मा। तो अभी राजन जी ने
हम लोग कमरे में बैठे थे तो इन्होंने बहुत अद्भुत, ये भी बड़े साहित्यकार हैं और अद्भुत, मतलब ऐसे व्यक्ति अगर प्रशासनिक सेवा में हैं, आंजनेय आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे मुझसे और आपकी प्रशंसा कर करके उन्होंने मुझे रामधारी सिंह जी दिनकर की वो कविता स्मरण कर दी। तो मैं उसी लाइन को मैं वापस उन लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आपकी बड़ी प्रशंसा, बोले इतना बड़ा कदम उठाया मुरादाबाद के लिए, बोले साहित्यिक भूमि है और साहित्य से और किताबों से जोड़ने का काम बोले सर ने जो किया है, बोले अब मुझे बहुत बड़ा बल मिल गया कि मैं इस संवाद कर सकती हूँ। इन्होंने मुझसे ये कहा तो मैं उसी रचना को, और ये इतनी अद्भुत रचना है, इतनी, इसमें आप भाव देखिए, पांडवों से ज्यादा धर्मज्ञ। हम और आप सब अक्सर जीवन में परेशान हो जाते हैं ना कि यार देखो हमने इतना धर्म कर्म किया लेकिन परमात्मा हम इतने परेशान किए, ऐसा होता है। यार देखो हमने सच बोला लेकिन वो झूठे जो हैं उनको सफलताएं मिल रही हैं और सच्चे व्यक्ति को दंड मिल रहा है, और इसके बाद हम सच का साथ छोड़ देते हैं, हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन पांडवों और परम पुरुषार्थी और पराक्रमी लोग के पता लगा कि भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, तो अर्जुन जो है जो सिर्फ शब्द वेदी नहीं मारता, वो विचार करके कहीं सन्नाटे में दूर आंख बंद करके भी वो अपने लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम व्यक्ति है, जो जिसको देवादिदेव महादेव से पशुपतास्त्र मिला हुआ है, जिसको पता लगा कि देवलोक में उसका शरीर जाके वहां से जाके प्रशिक्षित होके आया है। इतने पुरुषार्थी लोग, इतने पराक्रमी लोग जंगल जंगल भटकते रहे और लगातार, लेकिन आनंद देखिए कि इस जंगल के भटकाव के बाद, इतनी प्रताड़ना और इतनी पीड़ा के बाद भी उन्होंने अपने परमात्मा देवादिदेव और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, उनके प्रति उनकी आस्था नहीं टूटी, उन्होंने धर्म के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो सत्य के मार्ग से च्युत नहीं हुए, वो लगातार उसको पकड़े रहे। और जब वो लगातार उसको पकड़े रहे तो जगत को देने वाला जगदीश्वर उनके लिए कौरवों की सभा में दूत बन के हाथ पसार के चला गया कि अब तुम नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं ही इनसे कुछ मांगूंगा। जो जगत को देता है उसने जगत से मांगने के लिए हाथ फैला दिया। कितनी अद्भुत रचना हमारे श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखी है। वो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सरधूप नाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश क्या बोले तुम न्याय अगर की बाधा दूर पर इसको भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और ढगमग ढगमग दिग्गज डोले, भगवान कपट होकर बोले संजय बड़ा कर मांग बोले, हाँ दुर्योधन साथ बढ़े। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, जंकार सकल अमृत फूटता है मुझ में, संखार छूटता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल बख्श स्तर विशाल, भुज पर अधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पर मेरे हैं और दिव्य जो ग्रह नक्षत्र विकर सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरिता सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि
हा दुर्योधन बांध ले। भूलोक अतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वार स्तन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्ष प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भायशदार सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू बूझा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। समासन सभासन, सब लोग डरे, चुप थे, यादें बेहोश पड़े, केवल दो नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर संवाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों